भारतवर्ष में एक राज्य था जहां राजा सोमनाथ शासन करते थे। वो अपने योद्धाओं को बहुत सम्मान देते थे और अच्छे सैनिकों की नियुक्ति करते थे ताकि कोई भी शत्रु उनके राज्य को हानि ना पहुंचा सके। उनके योद्धाओं में से एक प्रमुख योद्धा था संजय। वो अत्यंत शक्तिशाली और आकर्षक युवक था। उसके जैसा कोई नहीं था और ना ही उसकी तुलना कहीं हो सकती थी। इसी कारण सभी लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। कुछ समय बाद एक नया योद्धा आया जिसका नाम वीरेंद्र था। उसने राजा सोमनाथ की सेना में योगदान दिया। वो संजय से भी अधिक सुंदर, आकर्षक और शक्तिशाली था। वो बिना किसी सहायता के शत्रुओं को पराजित कर देता था। वो राक्षसों से युद्ध करता था और शेर जैसे भयानक जानवरों को भी चुटकियों में हरा देता था। उसकी वीरता देखकर लोग धीरे धीरे संजय को भूलने लगे और वीरेंद्र को अपना आदर्श मानने लगे। इससे संजय के महत्व में कमी आने लगी। संजय के मन में वीरेंद्र के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वो चाहता था कि कोई भी उसके बराबर ना हो और ना ही उससे बड़ा बन सके। वो किसी भी तरह से वीरेंद्र को मारना चाहता था। राजा सोमनाथ ने जब देखा कि वीरेंद्र एक अत्यंत योग्य योद्धा है और शत्रुओं को सरलता से पराजित कर सकता है, तो उन्होंने वीरेंद्र को संजय से अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। ये बात संजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक दिन राज्य के मंत्री राजा के पास आए और बोले, महाराज, हमारे राज्य के अंतिम छोर पर स्थित एक गांव में एक भयंकर राक्षस आतंक फैला रहा है। वो लोगों को मारकर खा जाता है और फसलें नष्ट कर देता है। कृपया वहां किसी वीर योद्धा को भेजें ताकि लोग उस राक्षस से मुक्त हो सके। राजा ने कहा, ठीक है, और उन्होंने अपने दो प्रमुख योद्धाओं संजय और वीरेंद्र को बुलाकर कहा, तुम दोनों वहां जाकर लोगों को बचाओगे और उस राक्षस को मार कर आओगे। ये मेरा आदेश है। ये सुनकर वीरेंद्र प्रसन्न हुआ और बोला, जो आज्ञा महाराज। लेकिन संजय को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो चाहता था कि वो अकेले ही जाए और अकेले ही लोगों को बचाकर आए ताकि उसे एक महान योद्धा के रूप में माना जाए। फिर भी वो बाहर से शांत दिखा और बोला, ठीक है महाराज, मैं भी आपके आदेश का पालन करूंगा। उसके मन में एक योजना थी। वहां कोई राजा नहीं होगा, ना कोई और योद्धा। मैं आसानी से वीरेंद्र को मार दूंगा और सबको कह दूंगा कि राक्षस ने उसे मार डाला। दोनों योद्धा उस गांव की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे गांव पहुंचे, वहां के लोगों ने वीरेंद्र का ही अधिक स्वागत किया और अपना दुख दर्द उसे बताने लगे। ये देखकर संजय को अपमान का अनुभव हुआ। उसके मन में वीरेंद्र के प्रति ईर्ष्या और बढ़ गई। उसने सोचा, अब इसका अंत निश्चित है। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं ही इसे ना मारूं, बल्कि राक्षस से ही मरवा दूं। मैं उसे अकेले राक्षस से लड़ने भेज दूंगा। अगर वो मारा गया तो मुझे दोष भी नहीं मिलेगा और लोग यही समझेंगे कि वीरेंद्र राक्षस के हाथों मारा गया। रात हुई, चारों ओर अंधकार फैल गया। लोग अपने अपने घरों में छिप गए। तभी वो भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। नाखून लंबे और तेज थे। वो हड्डियों की माला पहने हुए था और उसकी हंसी अत्यंत डरावनी थी। संजय ने धनुष निकाला और तीर चढ़ाकर राक्षस की ओर चला आया। ये देखकर राक्षस क्रोधित हो गया और संजय को हवा में उछालकर फेंक दिया। संजय ने एक और तीर चलाया, लेकिन इस बार भी राक्षस ने उसे दूर फेंक दिया। राक्षस का क्रोध बढ़ता जा रहा था। अब युद्ध और भी भयंकर होने वाला था। राक्षस और संजय के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। संजय जितने भी वार करता, वे सभी निष्फल हो जाते, क्योंकि राक्षस उन्हें अपनी शक्ति से टाल देता था। ऐसे ही दोनों के बीच घमासान चलता रहा। अंत में राक्षस ने संजय का धनुष छीनकर फेंक दिया। अब संजय के पास कुछ भी नहीं बचा था। वो अपने हाथों से ही राक्षस का सामना करता रहा, लेकिन ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाया और अंततः राक्षस के सामने पराजित हो गया। राक्षस ने तलवार उठाकर
संजय पर वार करने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी वीरेंद्र ने तीर चलाकर उसके अस्त्रों को दूर भगा दिया। जब राक्षस ने वीरेंद्र को देखा तो उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने वीरेंद्र की ओर एक जोरदार प्रहार किया। वीरेंद्र ने तुरंत अपना धनुष निकाला और राक्षस पर पलटवार किया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। राक्षस ने वीरेंद्र का धनुष भी फेंक दिया। तब वीरेंद्र ने राक्षस की ओर दौड़ लगाई और सीधा जाकर उसके गले से लिपट गया। वो अपने हाथों से राक्षस पर प्रहार करता रहा। राक्षस भी भयंकर गरजते हुए वीरेंद्र पर वार करता रहा। कभी राक्षस जीतता, कभी वीरेंद्र। फिर राक्षस ने वीरेंद्र को पकड़ने के लिए उसे आलिंगन किया, लेकिन वीरेंद्र उसकी भुजाओं से निकल गया और पीछे से उस पर वार किया। वीरेंद्र के प्रहार से राक्षस चीखने लगा। राक्षस ने पलटवार किया, लेकिन वीरेंद्र ने एक बड़ा पत्थर उठाकर राक्षस के सिर पर दे मारा। राक्षस बेहोश होने लगा और चित्कार करता हुआ नीचे गिर पड़ा। उसी समय वीरेंद्र ने फिर एक बार तलवार से प्रहार किया। इसके बाद उसने संजय को बुलाया और दोनों ने मिलकर राक्षस पर घातक वार किए। अंततः राक्षस मारा गया और दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन संजय के चेहरे पर उतनी प्रसन्नता नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि उसके मन में यह खटक रहा था कि वीरेंद्र ने उसकी जान बचाई और श्रेष्ठ योद्धा का स्थान पा लिया। वो नहीं चाहता था कि वीरेंद्र को यह सम्मान मिले। वो किसी भी तरह वीरेंद्र को हटाना चाहता था, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया। इसलिए उसके मन में क्रोध भर गया। लेकिन बाहर से वो वीरेंद्र से हाथ मिलाकर उसे बधाई देने लगा। दोनों ने अपने शिविर की ओर प्रस्थान किया। सुबह जब लोगों ने देखा कि राक्षस मारा गया है तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों योद्धाओं को धन्यवाद दिया और कहा, अगर आप ना होते तो ये राक्षस हमें मार ही देता। लोगों ने आग्रह किया कि वे कुछ दिन वहीं रुके ताकि गांव वाले उनका सम्मान कर सके और उनका गुणगान कर सके। साथ ही वे गांव के सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी ले सके। ये सुनकर दोनों राजी हो गए और संजय भी प्रसन्न हुआ, क्योंकि अब उसे वीरेंद्र को हटाने का और समय मिल गया था। कुछ दिन बाद संजय को पता चला कि उनके शिविर से कुछ दूरी पर एक सुंदर राजकन्या अपने दासियों के साथ शिविर लगाकर ठहरी है। वो स्थान अत्यंत सुंदर था, इसलिए राजकन्या वहां घूमने आई थी। वो इतनी सुंदर थी कि जैसे इस दुनिया में उसकी जैसी सुंदरता कहीं नहीं थी। लेकिन उसका पिता बहुत क्रोधी और बलशाली राजा था। कोई भी राजकुमार, राजा या पुरुष यदि उसकी बेटी को देखने की कोशिश करता या विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता तो वो राजा उसे मार डालता। ना केवल मारता बल्कि बहुत ही यातना देकर। कई राजकुमार और राजा राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन सबको उस अहंकारी और क्रूर राजा ने मार डाला। ये सब जानकर संजय के मन में आशा की किरण जगी। उसे लगा कि अब समय आ गया है। वो वीरेंद्र को वहां भेज देगा और राजकुमारी का पिता उसे मार डालेगा। इससे अच्छा अवसर फिर नहीं मिलेगा। ये सोचकर वो वीरेंद्र के पास गया। संजय वीरेंद्र के पास गया और मन में कपट भरकर बोला, सच में तुम बहुत अच्छे योद्धा हो। तुम्हारी शक्ति देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तुमने जिस तरह से उस असुर को मारा, मैं तो देखता ही रह गया। अब समय आ गया है तुम्हारे लिए एक पत्नी ढूंढने का। यह सुनकर वीरेंद्र ने कहा, तुम क्या कह रहे हो मित्र? मैं एक क्षत्रिय हूं, एक योद्धा हूं। मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा। तभी वीरेंद्र की बात सुनकर संजय ने कहा, क्या कह रहे हो मित्र? तुम्हें तो विवाह कर ही लेना चाहिए। तुम जैसे सुंदर और शक्तिशाली योद्धा से भला कौन विवाह करने से मना करेगा? जो भी तुम्हें देखेगा वो तुमसे ही विवाह करना चाहेगा। वीरेंद्र ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी कन्या कहां मिलेगी जो मेरे योग्य हो? तभी संजय बोला, अरे तुम चिंता क्यों करते हो? मैं अभी अभी देखकर आया हूं कि हमारे शिविर से थोड़ी दूरी पर एक सुंदर राजकन्या ने भी शिविर लगाया है।
वो इतनी सुंदर है कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी लगे। वो तुम्हारे लिए ही बनी है। तुम जैसे सुंदर पुरुष के लिए वैसी ही सुंदर कन्या उपयुक्त है। अगर तुम चाहो तो हम आज ही उसके पास चल सकते हैं और तुम अपनी बात उस राजकुमारी से कह देना। राजकुमारी की इतनी प्रशंसा सुनकर वीरेंद्र सोच में पड़ गया। क्या सच में वह राजकुमारी इतनी सुंदर है? मुझे एक बार देख ही लेना चाहिए। फिर उसने कहा, ठीक है, चलो हम दोनों जाकर देखते हैं। यही तो संजय चाहता था। वीरेंद्र तैयार हो गया और दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर राजकुमारी के शिविर की ओर चल पड़े। वीरेंद्र को राजकुमारी के पिता के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कितना क्रूर है। वो केवल राजकुमारी की सुंदरता के बारे में सुनकर विवाह करने निकल पड़ा। जब वे शिविर के पास पहुंचे तो देखा कि वो जगह सचमुच बहुत सुंदर था। दोनों शिविर के बाहर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद राजकुमारी बाहर आई। उसने लाल रंग का सुंदर वस्त्र पहन रखा था। वो इतनी सुंदर लग रही थी मानो कोई परी हो। लाल वस्त्रों में वो मानो सोने की बनी हुई प्रतीत हो रही थी। रंग बिरंगे फूलों की माला से उसके बाल सजे थे और हीरे मोतियों के आभूषणों में वो अत्यंत मनमोहक लग रही थी। उसे देखते ही योद्धा वीरेंद्र अपना होश खो बैठा। अरे, इतनी सुंदर स्त्री मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये निश्चित रूप से मेरे लिए ही बनी है। वीरेंद्र का हाल देखकर संजय बोला, ठीक कहा, ये सचमुच तुम्हारे लिए ही बनी है। तुम जाओ और उससे बात करो। वीरेंद्र ने कहा, तुम सही कह रहे हो, मुझे जाना चाहिए। ये कहकर वो राजकुमारी के पास चल पड़ा। संजय यही चाहता था कि वो राजकुमारी के पास जाए और ये खबर किसी ना किसी तरह राजकुमारी के पिता तक पहुंच जाए। तब वो आकर वीरेंद्र को मार डालेगा और संजय के रास्ते का एक कांटा हट जाएगा। ये सोचकर वो कुछ देर पास के एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर वीरेंद्र को जाते हुए देखने लगा। वीरेंद्र जब राजकुमारी के पास पहुंचा तो राजकुमारी ने भी जैसे ही उसे देखा उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वीरेंद्र भी किसी देवता से कम नहीं लग रहा था, मानो स्वर्ग का कामदेव हो। वो इतना सुंदर और तेजस्वी था कि पृथ्वी पर उसके जैसा कोई नहीं था। और वह तो एक योद्धा भी था जो और भी आकर्षक बनाता था। राजकुमारी उसे देखती ही रह गई। दोनों कुछ देर एक दूसरे को निहारते रहे। तभी दो दासियां राजकुमारी के पास आई और बोली, राजकुमारी, आप होश में तो हैं? तब राजकुमारी और वीरेंद्र को होश आया। दोनों ने लज्जा से इधर उधर देखने लगे। राजकुमारी ने इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने वीरेंद्र को अपने शिविर के भीतर ले लिया। उधर संजय ये सब देख रहा था। वो सोच रहा था, चलो अब जो मैं चाहता था वही हो रहा है। अब वीरेंद्र की मृत्यु निश्चित है। पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी सोच से आगे भी कुछ और होने वाला है। राजकुमारी मीनाक्षी और योद्धा वीरेंद्र शिविर के भीतर दीपक की हल्की लौ के सामने बैठे थे। बाहर घने जंगल की खामोशी छाई हुई थी और केवल रात के पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मीनाक्षी ने धीमी लेकिन चिंतित आवाज में पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपको पता नहीं है कि मेरे पिताजी इस पूरे राज्य के सबसे क्रूर और शक्तिशाली राजा माने जाते हैं? अगर उन्होंने आपको मेरे पास देख लिया तो निश्चय ही आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा। वीरेंद्र ने उसकी आंखों में सीधा देखा और दृढ़ स्वर में बोला, राजकुमारी, मैंने आपसे प्रेम किया है। आपके लिए मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूं। मेरा जीवन अब आपका है और मैं आपको विवाह करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही कठिनाइयों से क्यों ना गुजरना पड़े। इन शब्दों को सुनकर मीनाक्षी का चेहरा लालिमा से भर गया। दोनों ने कई घंटे साथ बिताए और धीरे धीरे वीरेंद्र ने शिविर में रहना आरंभ कर दिया। समय बीतता गया। 2-4 दिन निकल गए और वो क्षण आ गया जब राजकुमारी को अपने राजमहल लौटना था। पालकी तैयार खड़ी थी। मीनाक्षी जब विदा लेने लगी तो वीरेंद्र ने उसका हाथ थाम कर कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा? मुझे भी अपने साथ ले चलो।
मीनाक्षी के लिए यह सरल निर्णय नहीं था। वो बोली, अगर मैंने तुम्हें अपने साथ ले लिया और पिताजी ने देख लिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये सुनते ही वीरेंद्र ने उत्सुकता से कहा, नहीं, चाहे जो भी हो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मीनाक्षी ने कुछ क्षण सोचकर एक उपाय निकाला। उसने वीरेंद्र को स्त्री का वेश धारण कराया। सुंदर आभूषणों और घूंघट से ढककर अब वो किसी राजकुमारी की सहेली जैसी प्रतीत हो रहा था। राजकुमारी ने राहत की सांस ली और बोली, अब कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। इस रूप में तुम हमारे महल में रह सकते हो। पालकी में बैठकर जब मीनाक्षी अपने राज्य के लिए रवाना हुई तो उसकी आंखों में अपने परिवार से मिलने की खुशी झलक रही थी। महल पहुंचने पर राजा और रानी अपनी पुत्री को देखकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने उसे गले से लगाया और कहा, बेटी, तुम्हारे बिना ये महल अधूरा था। आज तुम्हारी वापसी से सब कुछ पूर्ण हो गया है। परंतु राजा की दृष्टि उस नई युवती पर पड़ी जो मीनाक्षी के साथ थी। उन्होंने पूछा, पुत्री, ये कौन है? तुम्हारे साथ ये कहां से आई? मीनाक्षी ने तुरंत उत्तर दिया, पिताश्री, ये एक गरीब लड़की है। इसके माता पिता ने इसकी शादी एक दुष्ट और विवेकहीन व्यक्ति से कर दी थी जो इसे प्रतिदिन पीटता था। दुखी होकर ये आत्महत्या करने निकल पड़ी थी, लेकिन तभी मेरी भेंट इससे हुई। मैंने इसे समझाया और अपने साथ ले आई। अब ये हमारे राजमहल में सुरक्षित रहेगी। राजा ने संतोष की सांस ली और बोले, तुमने ठीक किया बेटी। जो दुखी और असहाय हो उसका सहारा बनना ही हमारा धर्म है। ये लड़की अब यही रहेगी। मीनाक्षी के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई, जबकि भीतर से उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वीरेंद्र अब राजमहल में प्रवेश कर चुका था, लेकिन क्या यह रहस्य अधिक दिनों तक छिपा रहेगा? उधर संजय भीतर ही भीतर प्रसन्न था। उसे विश्वास था कि वीरेंद्र का भेद जल्दी ही खुल जाएगा और राजा स्वयं उसके प्राण ले लेंगे। संजय सोच रहा था, अब मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरे रास्ते से हट जाएगा। लेकिन आगे क्या होगा? क्या राजा को कभी पता चल पाएगा कि ये नई युवती वास्तव में एक साहसी योद्धा वीरेंद्र है? अगर हां, तो वो क्या निर्णय लेंगे? क्या वीरेंद्र को मृत्युदंड देंगे, कैद करेंगे, या फिर अपनी पुत्री के प्रेम को देखकर उसे क्षमा कर देंगे? और संजय राजा के सामने क्या चाले चलेगा? ये सब जानने के लिए आपको इस कथा के अगले भाग की प्रतीक्षा करनी होगी, जहां रहस्य और भी गहराएगा और कहानी एक नया मोड़ लेगी। आशा करता हूं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हां, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे दूसरी कहानियां अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी एक बार जरूर देखना। धन्यवाद।